माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको 10वीं कक्षा का भूगोल का संसाधन एवं विकास वाला चैप्टर कराऊंगा, जो पहला चैप्टर है। नंबर 1, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। इसको ध्यान से सुने। हमारे पर्यावरण में यानी पूरी जो कायनात है उसमें प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव्य है, यानी जो पैसे के रूप से संभव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्यता है, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद संसाधन के प्रकार। संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर यानी पैदाइश के आधार पर दो प्रकार के हैं। एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन है वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य और प्राणी जात, जिसमें पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े सब आ गए, प्राणी के अंदर सब आ गए। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं, ये क्या है? अजैव संसाधन है। जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर पे समाप्यता के आधार पर यानी उनके खत्म होने के आधार पर, एक है नवीनीकरण संसाधन और एक है अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी हम या तो उसमें केमिकल डालकर या मशीनों के जरिए या कोई प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया या भौतिक प्रक्रिया के जरिए ठोक पीट कर, किस तरीके भौतिक में ठोक पीट कर, रासायनिक में केमिकल मिलाकर, यांत्रिक में किसी मशीन के जरिए पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। समझ में आ गया? जैसे वायु, जल आदि। अगर वायु खराब हो गई तो उसको हम प्योरीफाई लगा के शुद्ध कर लेते हैं। पानी अगर गंदा हो गया उसको फिल्टर लगा के शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है ना, मशीन लगा के। वो क्या कहलाते हैं? हमारे नवीनीकरण संसाधन, जिनको पुनः प्रयोग किया जा सके। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसका निर्माण एवं विकास एक लंबी बहुवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज या पेट्रोल, डीजल, गैस एक बार जल गई तो धुआं निकले, फिर कहाँ यूज कर लेंगे हम उसको? किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो समझ में आ गया नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन। अब संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर यानी उनका मालिकाना हक के आधार पर हम पता करेंगे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के संसाधनों के बारे में बताया गया है। एक आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 संसाधन बताए गए हैं, ध्यान से देखें। ये व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले हम जाते हैं इसको थोड़ा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। इसमें 1 मिनट, ये स्वामित्व के आधार पे आ जाएगा। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी जिस पे किसी आदमी विशेष का अधिकार हो वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। जैसे तेरी मोटरसाइकिल है, उस पर किसका अधिकार होगा? तुम्हारी साइकिल है, किस पे अधिकार होगा? तुम्हारा अधिकार होगा। तो वो क्या कहलाए? आपकी निजी वस्तु कहलाए। फोन है, जैसे मेरा फोन है तो ये इसका मालिक मैं हूँ, तो ये मेरा निजी संसाधन हो गया। ठीक है। वह संसाधन जिसका उपयोग, नंबर 2, वह संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाए। जिसको सभी लोग कर सकें वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे बस है, सामुदायिक बस सेवा होती है, सरकारी बस सेवा, स्कूल है, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो वो सामुदायिक संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, भौगोलिक सीमा यानी जमीनी सीमा के अंदर मौजूद हों, वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब भौगोलिक सीमा हमारी क्या होती है?
आपको इस तरीके से समझो, जैसे किसी देश के पास भौगोलिक सीमा है, हमारी रेखा हो गई, ये देश इस सीमा के अंदर है, लेकिन अगर समुंदर है तो समुंदर के अंदर भी 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो हमारा होता है, ठीक है। इसे तट रेखा, अब अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को समझेंगे। तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। 200 क्या कहते हैं मील तक तो हमारा रहेगा उसमें अधिकार, उसमें अगर पेट्रोल निकलता है 200 मील तक या कोई मछली होती है वो सब हमारी है, लेकिन उससे परे जो संसाधन है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन निगरानी में रहते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? ये संसाधन का स्वामित्व के आधार पर हमने इसका अंतर बता दिया। अब विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। वह संसाधन जो किसी, नंबर 1, वह संसाधन जो किसी देश प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, संभावी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोबारा से सुनिए। वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, वहां पर है तो परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, वह संभावी संसाधन है। यानी संभव है, वहां संसाधन है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल है लेकिन हमने उसे निकाला नहीं, उसे उपयोग नहीं किया, तो वह संभावी संसाधन है। नंबर 2, वह संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे विकसित संसाधन, यानी वो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वह संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। हेलो, तो ये वह संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और निर्धारित की जा चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वह संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। क्या? भंडार में है लेकिन मानव की पहुंच में नहीं है, वे भंडारित संसाधन कहलाते हैं। नंबर 4, वह संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, वो क्या कहलाते हैं? संचित संसाधन, यानी भंडारी संसाधन। संचित है वे, ठीक है ना, संचित हैं, उनका भी प्रयोग, तकनीक नहीं है हमारे पास उसे निकालने की या प्रयोग करने की, ठीक है। तो विकास के स्तर पे क्या है? संभावी संसाधन, दूसरा है आपका विकसित संसाधन, तीसरा है भंडारी संसाधन, चौथा है संचित संसाधन, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। नंबर 2, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, सतत पोषीय विकास कहलाता है। ये वाला सतत पोषीय विकास, पोषणीय विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखा है। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषीय विकास कहलाता है। जैसे पेट्रोल अगर हम अभी सारा खर्च कर दें, आने वाली पीढ़ी के लिए ना रखें, तो ये सतत पोषीय विकास नहीं कहलाएगा। नंबर 3, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ऐसे उपयोग अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? नियोजित संसाधन कहलाता है। आगे चलते हैं। नंबर 4, 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों एवं पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने कहा था कि हमारे पास आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है, या अर्थात पेट भरने के लिए तो है लेकिन पेटी भरने के लिए है। तो ये महात्मा गांधी आंसर आएगा इसमें।
ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। भू उपयोग, भूमि का उपयोग जो है वन, नंबर 2 कृषि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये सभी क्या है हमारा, ये सारे जो हैं कृषि के लिए, ठीक है। ये सभी क्या है, कृषि के लिए है। इसके बाद आगे चलते हैं। भू निम्नीकरण के कारण, किन कारणों से भूमि के अंदर ह्रास पैदा होता है, निम्नीकरण होता है। एक तो ज़्यादा खनन करने से क्या हो, भूमि को नुकसान होगा, अति खनन से। फिर अति पशु चरण से, अति चारण यानी हमने पशुओं को ज़मीन से ज़्यादा चरा दिया तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी, पौधे वहाँ के ख़त्म हो जाएंगे, चारण होने से वो खाली हो जाएंगे मैदान। वो मट्टी धूल से भी उड़ सकती है, बारिश के पानी से भी बह सकती है। जब पौधा होता है तो वो उसकी जड़ें उसको बचा के रखती है। अति सिंचाई से, हमने ज़मीन से ज़्यादा पानी निकाल दिया नीचे से, तो नीचे वाटर लेवल रहा ही नहीं ज़मीन के अंदर, तो वो बंजर हो जाएगी धीरे धीरे, ज़मीन के अंदर से नमी खत्म हो जाएगी, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण से, हमने क्या करा, उद्योगों से निकलने वाले गंदे प्रदूषण से पानी जो है हमने उसे खेतों में ज़मीनों में डाल दिया, उससे भी ज़मीन को नुकसान होता है। और वन उन्मूलन से, वन जो हम क्या है वनों की कटाई कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ से जो पेड़ होते हैं ना वनों के, वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं। पेड़ जो होते हैं ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, उसकी जड़ें, तो मिट्टी उससे कटती नहीं है, तो निम्नीकरण नहीं होगा। आगे चलते हैं अभी इस चैप्टर में। भूमि के संरक्षण के उपाय, भूमि के संरक्षण के उपाय, वनारोपण करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएं। पशु चारण नियंत्रण में करें, पशु को जो है ना नियंत्रण में करें, पहले यहाँ चरा दिया फिर वो आगे पैदा कर लिया, उसको इस तरीके से नियंत्रण में करें। रक्षक मेखला का लगाएं और खनन नियंत्रण करें। हम अपनी आवश्यकता जितनी खनन करें, अत्यधिक खनन नहीं करना चाहिए। औद्योगिक जल का परिष्करण करें, जो उद्योगों से जल निकलता है उसको हम क्या करें, पहले फिल्टर करें, फिर उसके बाद उसको बहाएं। अब मिट्टी के 6 प्रकार हैं। मिट्टी के कितने प्रकार हैं, 6 तरह की मिट्टी है। लाल एवं पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। मृदा और मिट्टी एक ही शब्द होते हैं, ठीक है ना। लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। इस टेबल के माध्यम से इसको समझेंगे। जलोढ़ मृदा 2 तरह की होती है, खादर और बांगर, ठीक है। हिमालय मृदा, इसके निर्माण का प्रकार क्या है, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निरपेक्ष से बनी है ये, ठीक है। वितरण, ये समूचे उत्तरी मैदान तथा राजस्थान, गुजरात और कुछ भाग पूर्वी तटीय मैदान इससे बने हैं। किससे, जलोढ़ मृदा से। मुख्य लक्षण, बहुत उपजाऊ तथा सबसे अधिक विस्तृत है। ये बहुत उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, विस्तृत है। समझ गए अब तुम। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए नदी तंत्रों से ये बनी हुई है ये मैदान। जैसे हमारी दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा, गुजरात, यहाँ तक ये सारी मिट्टी इन्हीं नदियों के तंत्र द्वारा बनी हुई है। प्रमुख फसलें क्या क्या हैं, गेहूँ, धान और गन्ना, दालें एवं अन्य अनाज हैं इसकी, ठीक है। जो नदी के पास वाली क्षेत्र होता है वो खादर कहलाता है, और जो बाढ़ जहाँ पुरानी जलोढ़ होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहलाते हैं। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। जैसे नदी के पुश्ते के पास वाला जो एरिया है वो खादर का एरिया है और ये वाला जो है बांगर का एरिया है पूरा, ठीक है ना, पुरानी जलोढ़। इसके बाद है काली मृदा। काली मृदा है रैगर मृदा भी कहते हैं, जैसे काली मृदा को रैगर मृदा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे क्वेश्चन आता है, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी या मृदा होती है, तो वो काली मृदा में कपास होता है। ये काली मृदा में कौन सी फसल होती है, तो कपास की, ठीक है। जलवायु दशा और जनक सेलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की पठारों से पाई जाती है। बहुत महीन कण, नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक, फास्फोरस की मात्रा कम,
गर्म और सूक्ष्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। महाराष्ट्र में देखो तो ना जमीनों में दरारें पड़ जाती हैं लंबी लंबी। इसके बाद है कपास, तंबाकू, तिलहन और गन्ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन मुख्यतः ये कपास के उत्पादन के लिए ज़्यादा बेहतर है। लाल और पीली मृदा रबेदार अग्न्य शैलों के अपर्दन से बनी, अपर्दन यानी उनको घिसने टूटने से बनी है ये, ठीक है ना, अपर्दन। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग तथा मध्य गंगा मैदान का दक्षिणीय भाग, तुमने देखा होगा वहां पर ये मृदा है। इसके बाद है लोहा धातु के प्रसार के कारण लाल रंग, जल नियोजन के बाद पीला रंग कर देता है। ये जो है ना मिट्टी लाल होती है, लेकिन जब इसमें पानी ज़्यादा देर तक रहता है तो ये पीली हो जाती है, लाल और पीली मृदा जिसे कहते हैं। और इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है और ये रेसेदार होती है। तुम देखा ना लोहे के ऊपर जंग आता है, तुमने देखा ना लाल हो जाता है। और इसी तरीके से ये चट्टानों से बनती आ गए है ना। इसके बाद ये कहाँ, इसमें क्या है, उचित खाद व सिंचाई के बाद कपास, दालें, मोटा अनाज और तंबाकू बो सकते हैं इसमें, लेकिन खाद डालनी पड़ती है इसमें, ये इतनी उपजाऊ नहीं होती है। लेटराइट मृदा भारी वर्षा से अधिक निर्लक्षण के कारण परिणाम से अधिक वर्षा और तापमान के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे तुम्हारा मेघालय है, असम है, वहाँ पे ये पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा कम, उचित तकनीक से खाद व उर्वरक का प्रयोग करके खेती योग्य बनाया जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी ये नमी को कम रख पाती है, ठीक है ना। तो इसमें खाद वाद डाल के इसको उपजाऊ बनाया जाता है। इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू तैयार होता है, चाय, कॉफ़ी, काजू तैयार इसमें पैदा होता है। इसके बाद है शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा, रेत के द्वारा सेल के अपरदन से, रेत के द्वारा सेल के अपरदन से उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान तथा गुजरात में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, मरुस्थलीय, राजस्थान वही है ना, ये वहाँ पाई जाती है। लाल से भूरे रंग की रेतीली व लवणीय सही तरीके से सिंचित करके योग्य बनाया। इसमें ज़्यादा पानी वानी का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा उपजाऊ बना लिया जाता है। इसमें मोटा अनाज और मक्का जौ पैदा होता है। छठी है वन मृदा या पर्वतीय मृदा, वन विकास की प्रक्रिया में प्राप्त जैव पदार्थों के निक्षेपण से हुई है, यानी वहाँ जो पेड़ पौधे गिर गए, जानवर मर गए, उससे ये मृदा तैयार हुई है। हिमालय प्रदेश क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में है ये। दोमट, सिल्टर और घाटियों में ऊपरी ढाल पर मोटे कणों वाली है। इसमें फल, मसाले और लकड़ी देने वाले पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी इसी तरीके से है। मृदा अपरदन तथा इसके कारण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को अपरदन कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मृदा अपरदन तथा इसके कारण, अपरदन यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। समाधान और कारण, पहले कारण पढ़ लेते हैं फिर समाधान। समाधान में वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशुचरण, निर्माण में खनन की प्रक्रिया, ज़्यादा हम खदानों से खोदते रहे। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, महान हिम नदी और जल, इनसे भी होता है। कृषि के गलत तरीके से, जुताई के तरीके से भी। और पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा का अपरदन उड़ा कर ले जाना। इसके समाधान क्या क्या है, इसके समाधान में है ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं, यानी जो ढाल वाली जमीन है उस पर यूँ समुच्च रेखाओं की तरह जुताई करना, खेती करना। समानांतर हल चलाने से हम इसको बचा सकते हैं। ढाल वाली भूमि में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, जो ढाल वाला है उसमें सीढ़ी नुमा खेत बना दे, ठीक है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पेटियां उगा दे, बड़ी फसलों को घास की पेटियां उगा दे जो पशु चराने में काम आएगी। खेतों के चारों तरफ पेड़ों की कतार में लगाकर मेखला बनाने से भी रुक जाएगी मिट्टी का अपरदन। वन रोपण करना, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से भी, और अति पशुचरण को नियंत्रण करके हम मिट्टी का अपरदन रोक सकते हैं, ठीक है। भूमि उपयोग, इसको भी इस तरीके से हम समझेंगे भूमि उपयोग को।
भौतिक प्रक्रिया जिसे अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, प्रतिभूमि, अन्य किसी योग्य भूमि, किसी के लिए अनुपयुक्त भूमि और वन। इसको इस तरीके से समझेंगे। पेड़ों से अनाच्छादित विशाल क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा, वन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, वन कहलाता है। तो कृषि के लिए इसको दोबारा से, वन आ गया। पेड़ों से अनाच्छादित एक विशाल क्षेत्र को वन कहा जाता है। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर किसी प्रयोजन में लाई गई भूमि को इमारतें, सड़कें, उद्योग। ठीक है। इसके बाद अन्य किसी अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाह व अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा अन्य उत्पादन के अधीन भूमि, किसी योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या उससे अधिक खाली रही हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा दिया। अब इसके प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, ये क्या कहलाती है, प्रतिभूमि कहते हैं। अन्य प्रतिभूमि जहाँ 1 से 5 वर्ष तक खेती ना की जाती हो, अन्य प्रतिभूमि ये है और प्रतिभूमि ये है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। इस तरीके से हमने, तो इस चैप्टर के यहीं हमने इसकी समरी कर दी।